रेलवे के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये है भारतीय रेलवे के ज्वाइनिंग टाइम नियम। मतलब जब किसी का ट्रांसफर होता है या नई नौकरी लगती है तो उसे नई जगह ज्वाइन करने के लिए कितना वक्त मिलता है। हमने इसके लिए रेलवे स्थापना नियमावली खंड 1 चैप्टर 11 को देखा है। ये नियम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर हैं बहुत काम के। हजारों कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़े हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये ज्वाइनिंग टाइम होता क्या आखिर और कब मिलता है? हाँ, तो देखिए, जॉइनिंग टाइम बेसिकली वो टाइम है जो रेलवे अपने कर्मचारी को देता है ताकि वो पुरानी जगह से रिलीव होकर नई जगह पर चार्ज ले सके। लेकिन सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त ये है कि ये टाइम तभी मिलेगा जब ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब सार्वजनिक हित में किया गया हो। ये रूल 1101 साफ कहता है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई खुद से ट्रांसफर मांगे, मतलब रिक्वेस्ट ट्रांसफर, तो उसे ये टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। रिक्वेस्ट ट्रांसफर के नियम अलग हैं। ये ज्वाइनिंग टाइम तो तब है जब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जरूरत से आपको कहीं भेज रहा है ताकि आपको वहां जाके सेटल होने का, थोड़ा व्यवस्थित होने का एक मुनासिब वक्त मिल सके। समझ गया। तो पहली शर्त हो गई पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन क्या हर पब्लिक इंटरेस्ट वाले ट्रांसफर पर यह टाइम मिलेगा? जैसे मान लीजिए किसी को बस थोड़े टाइम के लिए कहीं भेजा हो, 2-4 महीने के लिए। नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रूल 1102 इसको क्लियर करता है। अगर ट्रांसफर टेम्पररी है, मतलब 180 दिन या उससे भी कम के लिए, तो कोई फॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता। ऐसी हालत में ना कर्मचारी को सिर्फ ट्रैवल में लगने वाला एक्चुअल टाइम, मतलब ट्रांजिट टाइम ही मिलता है। अच्छा। जैसे वो किसी ऑफिशियल टूर पे जा रहा हो, तो छोटी ड्यूरेशन के लिए वो पूरी शिफ्टिंग वाली बात लागू नहीं होती। यानी ये सुविधा लंबे टाइम के या परमानेंट ट्रांसफर के लिए है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये ज्वाइनिंग टाइम मिलता कितना है? क्या ये इस पर डिपेंड करता है कि नई पोस्टिंग कहाँ है, उसी शहर में या बाहर? हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह इसी बात पर निर्भर है। रूल 1107 कहता है कि अगर ट्रांसफर उसी स्टेशन में है, मतलब जहां आपको घर बदलने की जरूरत नहीं है, तो तैयारी के लिए सिर्फ 1 दिन। सिर्फ 1 दिन? ये तो काफी कम नहीं लग रहा। शायद इसलिए कि इसमें ना तो ट्रैवल का झंझट है, ना घर शिफ्ट करने का। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ही तो जाना है। और हाँ, रूल में उसी स्टेशन का मतलब भी समझाया है। इसमें पूरा म्यूनिसिपल एरिया और उससे जुड़े इलाके सब आ जाते हैं। ठीक है, ये हुई लोकल ट्रांसफर की बात। पर ज्यादातर केस में तो लोगों को नए शहर जाना पड़ता है। तब क्या नियम है? हाँ, वहीं पर रूल 1108 आता है और ये दूरी पर आधारित है। रेलवे ने इसे बिल्कुल साफ बांटा हुआ है। अगर आपके पुराने हेडक्वार्टर्स से नए हेडक्वार्टर्स की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम है, तो आपको मिलेंगे 12 दिन। 12 दिन? हाँ, और अगर दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा पर 2000 किलोमीटर या उससे कम है, तो 15 दिन। अच्छा, और अगर दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो भी 15 दिन ही। इंटरेस्टिंग। मतलब 1000 के बाद 12 से 15 दिन, पर 2000 के बाद भी 15 ही। कोई खास वजह? और इसमें कोई और मतलब कोई पेच तो नहीं? हाँ, मैक्सिमम लिमिट शायद 15 दिन इसीलिए रखी है कि ये लंबी दूरी के लिए भी काफी माना जाता होगा। पर हाँ, एक पेंच है जरूर, खासकर हवाई यात्रा के लिए। अगर आपकी यात्रा 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और आप प्लेन से जाते हैं, तो आपको 15 के बजाय सिर्फ 12 दिन ही मिलेंगे मैक्सिमम। ओह, लॉजिक ये कि हवाई यात्रा से टाइम काफी बच जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है बिल्कुल। और ये दूरी नापते कैसे हैं? एक्चुअल किलोमीटर्स या रेलवे का कोई अपना हिसाब? नहीं, नियम साफ कहता है एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब जितना रास्ता आपने सच में तय किया। रेलवे कभी कभी वो वेटेड माइलेज इस्तेमाल करता है ना, माल ढुलाई वगैरह में, हाँ हाँ। वो यहाँ लागू नहीं होता। ज्वाइनिंग टाइम के लिए सिर्फ असल किलोमीटर। और एक चीज जो अक्सर लोगों के मन में आती होगी, मान लीजिए ज्वाइनिंग टाइम का आखिरी दिन संडे पड़ गया या कोई सरकारी छुट्टी। हाँ, ये भी रूल 1108 में कवर किया है। अगर ज्वाइनिंग टाइम खत्म होने के ठीक बाद कोई पब्लिक हॉलिडे है, तो आप अगले वर्किंग डे पर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वो छुट्टियां आपके ज्वाइनिंग टाइम को इफेक्टिवली थोड़ा बढ़ा देती हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल नियम है। अच्छा, अब ये बताइए कि ज्वाइनिंग टाइम की गिनती शुरू कहाँ से होती है? मान लीजिए किसी को ट्रांसफर ऑर्डर तब मिला जब वो छुट्टी पर अपने गांव गया हुआ था, तो क्या गिनती गांव से शुरू होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लियर रूल है, 1106। ज्वाइनिंग टाइम की गिनती हमेशा, मतलब हमेशा, कर्मचारी के पुराने हेडक्वार्टर से ही होगी। अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको ऑर्डर कहाँ मिले या उसने चार्ज कहाँ छोड़ा। यहाँ तक कि अगर वो टूर पर था
और वहीं से ट्रांसफर हो गया, तब भी गिनती पुराने ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स से ही होगी। ये यूनिफॉर्मिटी लाता है प्रोसेस में। ये वाकई एक बड़ा पॉइंट है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, और ये शुरू कब से होता है? मतलब जिस दिन चार्ज छोड़ा, क्या उसी दिन से? इसमें एक छोटा सा नियम है, 1105। मोटा मोटा ये है कि अगर आपने सुबह के सेशन में मतलब फोरनून में चार्ज दे दिया तो ज्वाइनिंग टाइम उसी दिन से शुरू। लेकिन अगर दोपहर के सेशन में आफ्टरनून में चार्ज सौंपा तो ज्वाइनिंग टाइम अगले दिन से गिना जाएगा। इससे पूरा एक दिन मिल जाता है तैयारी के लिए। ठीक है, तो हमने समझा कि ज्वाइनिंग टाइम कब मिलता है, कितना मिलता है, कहाँ से गिना जाता है। अब बात करते हैं इस दौरान सैलरी और अलाउंसेस की। क्या इसे छुट्टी की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूल 1113 इस बारे में एकदम क्लियर है। ज्वाइनिंग टाइम की पूरी अवधि को ड्यूटी माना जाता है, छुट्टी नहीं। ड्यूटी तो मतलब सैलरी पूरी मिलेगी? हाँ, पूरी सैलरी। मतलब जो वेतन वो पुराना पद छोड़ने से ठीक पहले ले रहा था वही वेतन मिलेगा। और साथ में उस वेतन पर जो महंगाई भत्ता मतलब डीए लागू होता है वो भी पूरा मिलेगा। और बाकी भत्ते जैसे एचआरए, सीसीए, मकान किराया भत्ता वगैरह? हाँ, अगर कर्मचारी पुराने स्टेशन पर एचआरए और सीसीए मतलब सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस ले रहा था तो नियम कहता है कि वो भी ज्वाइनिंग टाइम के दौरान मिलते रहेंगे। ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि ट्रांसफर में खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। क्या कोई ऐसे भत्ते भी हैं जो इस दौरान नहीं मिलते? हाँ, कुछ है। रूल 1113 के हिसाब से कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब पीटीए ये ज्वाइनिंग टाइम में नहीं मिलते। शायद इसलिए कि ये भत्ते रोज के ऑफिस आने जाने या फील्ड ड्यूटी से जुड़े होते हैं जो उस टाइम हो नहीं रही होती। क्लियर है। तो फाइनेंशियली कर्मचारी काफी हद तक सुरक्षित रहता है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज। मान लीजिए किसी को 15 दिन का टाइम मिला पर वो बड़ा फुर्तीला निकला, 10 दिन में ही नई जगह ज्वाइन कर लिया, तो बचे हुए 5 दिन क्या वो वेस्ट हो गए? नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं। ये रेलवे रूल्स की एक बहुत अच्छी बात है जो रूल 1110 में है। अगर कोई कर्मचारी अपना पूरा ज्वाइनिंग टाइम यूज नहीं करता मतलब जितने दिन उसने बचाए हैं वो दिन उसके एलएपी खाते में जमा कर दिए जाते हैं। अरे वाह, एलएपी मतलब लीव ऑन एवरेज पे? हाँ बिल्कुल, लीव ऑन एवरेज पे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं वो दिन। मतलब जल्दी ज्वाइन करने का एक तरह से इनाम। ये तो बढ़िया तरीका है लोगों को एनकरेज करने का। हाँ, निश्चित रूप से सिस्टम भी एफिशिएंट बनता है इससे। हालांकि ये ध्यान रखना है कि एलएपी जमा करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है तो ये क्रेडिट उसी लिमिट के अंदर होता है, पर फिर भी ये एक अच्छी सुविधा है। हाँ, एक बात और, स्पेशल कैजुअल लीव एससीएल के बदले में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। ये एलएपी क्रेडिट वाली बात तो वाकई काफी यूनिक और फायदेमंद है। अच्छा, क्या हमेशा ये 12 या 15 दिन काफी होते हैं? कभी कभी ट्रांसफर में दिक्कतें आ सकती है ना, घर ढूंढने में टाइम लग गया या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, इसका भी इंतजाम है। रूल 1109 कहता है कि स्पेशल केस में ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाया जा सकता है। डिपार्टमेंट के हेड मतलब एचओडी या ग्रुप सी और डी के केस में डीआरएम मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर वो सामान्य लिमिट से 30 दिन तक इसे बढ़ा सकते हैं। 30 दिन तक काफी है ये तो। और अगर उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो? अगर 30 दिन से भी ज्यादा की जरूरत है तो उसका अधिकार सिर्फ रेलवे बोर्ड के पास है। पर हाँ, एक्सटेंशन देते वक्त ये देखा जाता है कि वजह जायज हो, जैसे ट्रेवल में कोई बड़ी रुकावट आ गई, बाढ़ आ गई या कोई और ऐसी मुश्किल। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है पर बेवजह देरी को रोकना भी मकसद है। ये बैलेंस जरूरी है। अब कुछ स्पेशल सिचुएशन लेते हैं, जैसे किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ पर उसकी पुरानी पोस्ट ही खत्म कर दी गई और फिर उसे कहीं और लगाया गया। हाँ, रूल 1103 ऐसी सिचुएशन को देखता है। अगर नई अपॉइंटमेंट का ऑर्डर पुरानी पोस्ट पर रहते हुए ही मिल गया तब तो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। लेकिन अगर पहले रिलीव कर दिया और अपॉइंटमेंट बाद में हुई और बीच का गैप 30 दिन से कम है तो उस गैप को बिना सैलरी के ज्वाइनिंग टाइम माना जा सकता है। पर शर्त यह है कि उसने कम से कम 3 साल की लगातार सर्विस की हो। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सिचुएशन पर रूल में कवर है। और जो लोग पहली बार रेलवे में आ रहे हैं, फ्रेशर्स, उन्हें भी मिलता है ये टाइम? रूल 1104 इस पर है। अगर कोई पहले से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय है और एग्जाम या इंटरव्यू से रेलवे में आता है तो उसे मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नया है या टेम्पररी एम्प्लॉय है जिसने 3 साल की सर्विस पूरी नहीं की है तो उसे ज्वाइन करने के लिए टाइम तो मिलेगा पर उस पीरियड की ज्वाइनिंग टाइम सैलरी नहीं मिलेगी। ये एक छोटा पर इम्पोर्टेंट फर्क है। ये जानकारी तो खासकर नई ज्वाइन करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब छुट्टियों के साथ इसका क्या कनेक्शन है?
क्या ज्वाइनिंग टाइम को नॉर्मल छुट्टियों के साथ ले सकते हैं, क्लब कर सकते हैं? हाँ, रूल 11-12 इसकी इजाजत देता है। आप ज्वाइनिंग टाइम को अपनी रेगुलर मतलब लीव या वेकेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, चाहे पहले या बाद में। लेकिन इसे कैजुअल लीव सीएल या स्पेशल कैजुअल लीव एससीएल के साथ नहीं जोड़ सकते। इन दोनों के बीच कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा। एक और सिचुएशन सोचिए, कोई बंदा ट्रांसफर पे निकला, ट्रेन में है और बीच रास्ते में पता चला कि ऑर्डर बदल गए, अब उसे कहीं और जाना है। अब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए है रूल 11-12। रूल कहता है कि जो बदले हुए ऑर्डर मिले उस वक्त तक उसने पहले वाले ट्रांसफर के लिए जितना ज्वाइनिंग टाइम यूज कर लिया वो वैलिड रहेगा। बदले हुए ऑर्डर मिलने के अगले दिन से नई जगह के लिए एक फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम पीरियड शुरू होगा। अच्छा, नया पीरियड। ये पीरियड की गिनती वहीं से होगी जहां उसे बदले हुए ऑर्डर मिले थे, पुराने हेडक्वार्टर्स से नहीं। ये लॉजिकल भी है। सही है, क्योंकि अब तो स्टार्टिंग पॉइंट ही बदल गया ना। आखिर में डेप्यूटेशन के मामलों में क्या होता है, अगर कोई रेलवे वाला किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाए या बाहर से कोई रेलवे में आए? इसके लिए रूल 1114 और 1115 है। शॉर्ट में कहें तो अगर रेलवे कर्मचारी बाहर जाता है तो उस बाहरी ऑर्गेनाइजेशन के नियम लागू होंगे। जब वो वापस रेलवे में आएगा तो रेलवे के नियम। और अगर कोई बाहर से डेप्यूटेशन पर रेलवे में आता है तो रेलवे में आने और यहाँ से वापस जाने दोनों टाइम रेलवे के ही ज्वाइनिंग टाइम रूल्स लागू होंगे, जब तक ये कोई स्पेशल अग्रीमेंट ना हो। तो ये थे भारतीय रेलवे के ज्वाइनिंग टाइम नियमों के कुछ खास पहलू। हमने देखा कि ये नियम कितने डिटेल्ड हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर या नई पोस्टिंग के दौरान कर्मचारी को जरूरी सपोर्ट मिले। बिल्कुल। अगर हम मेन पॉइंट्स देखें तो ज्वाइनिंग टाइम पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफर पे है। टाइम दूरी पर डिपेंड करता है, 12 या 15 दिन, प्लेन से कम, लोकल में 1 दिन। गिनती हमेशा पुराने हेडक्वार्टर से। इसे ड्यूटी मानते हैं, सैलरी और मेन अलाउंस मिलते हैं और सबसे बढ़िया बात, जो टाइम बच गया वो एलएपी में जुड़ जाता है। हाँ, वो एलएपी वाली बात तो बहुत अच्छी है। हाँ, और इसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है और लीव या वेकेशन के साथ जोड़ा भी जा सकता है। ये नियम सिर्फ कर्मचारी को नई जगह सेटल होने का टाइम ही नहीं देते, बल्कि पूरे प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन भी लाते हैं। ये पता होना कि आपके अधिकार क्या हैं, अनिश्चितता कम करता है। सही कहा। क्लियर रूल्स से एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए चीजें आसान रहती हैं और झगड़े की गुंजाइश कम होती है। इन नियमों पर इतनी बात करने के बाद एक ख्याल आ रहा है। रेलवे जैसे इतने बड़े सरकारी संगठन में कर्मचारियों के ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए इतना सोचा समझा सिस्टम है। क्या प्राइवेट सेक्टर को, खासकर बड़ी कंपनियों को, अपने कर्मचारियों के एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर के लिए कुछ इसी तरह की फॉर्मल मदद और काफी टाइम देने के बारे में सोचना चाहिए? शायद ये आजकल वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉय वेलफेयर का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। सोचने वाली बात है ये।